Hello, students. How are you? Now, as you need the second chapter of economics, ninth standard, so I'm giving you the explanation of the ninth chapter of economics, that is people as resource. And people, without the human being, without the human resource, we cannot do anything. We cannot do any production. So, people as resource is a way of referring to the country's working force, working people with their skills, abilities, education, health, all these are included in that. Gross national production is completely based on that. What is the gross national production? Means whatever the production and that improvement and economic development. And human resource is based on that you can say that a lot of population is there. India is having the second largest population in the world, so it means lot of production is there and we are having big source. No, the people, those who are involved in the economic activities, earning something, adding something in the economy of the country, they are considered as the human resource. When the existing human resource is further developed, अब कहीं पर तो डेवलप्ड होते हैं, कहीं अंडर डेवलप्ड होते हैं, और या कहीं पर भी बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं होते. जैसे हमारे कंट्री में पहले एजुकेशन उतनी नहीं डेवलप्ड थी, हमारे यहाँ उतना ज़्यादा टेक्निकल सोर्स नहीं थे, तो हमारे यहाँ की जो प्रोडक्शन था, हमारा इंडिया जो पिछड़ा हुआ देश कहलाता था. लेकिन अब हमारे देश में टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है और एजुकेशन भी बढ़ रही है, स्किल्स भी बढ़ रही हैं, हेल्थ की तरफ भी अवेयरनेस जा रही है. तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता जा रहा है. ये एक एसेट बनता जा रहा है बजाय के लाइबिलिटी के. अगर नॉन अर्निंग पॉपुलेशन है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है और वो केवल अपने खर्चे ही उनके हैं, तो वो क्या हो जाती है, लाइबिलिटी होती है. यानी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के ऊपर है. मान लीजिए एक परिवार में एक ही अर्निंग मेंबर है और बाकी के सारे जो हैं वो डिपेंडेंट्स हैं, यानी वो कमाने नहीं जा रहे हैं, जो घर में बैठे हुए हैं और खाना खाते हैं. उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना पड़ता है अर्निंग मेंबर को, उनके एजुकेशन का ध्यान रखना पड़ता है और सारी ज़रूरतें उनकी जो हैं वो पूरी की जाती हैं. तो वो क्या है, वो डिपेंडेंट है और वो उस अर्निंग मेंबर के लिए एक लाइबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि जिसको कि उसको पूरा करवाना है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इसीलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट, आपको आपके पेरेंट्स क्यों पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ेंगे और पढ़ करके इंडिपेंडेंट बनेंगे और उनके लिए एक एसेट बन करके तैयार होंगे और अपना काम, अपना खर्चा खुद चलाएंगे. अपना खर्चा चलाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनके लिए जब ज़रूरत होगी तो आप उनके लिए करेंगे. तो इसी तरीके से देश के ऊपर भी जो लाइबिलिटी है उसको वो एसेट में चेंज कैसे कर सकते हैं कि इस कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल को, थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स, मेडिकल केयर और भी बहुत सारे ध्यान देकर, बहुत आप देखिए कितने सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है कि जिससे कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, ज़्यादा एजुकेशन लें, टेक्निकल नॉलेज लें, विदेशों में भेज करके उनको पढ़वाया जा रहा है. उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो लोन्स दे रही है और हेल्प कर रही है कि जिससे कि वो पढ़ करके और अच्छे एक एसेट बन सके. उनकी हेल्थ के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं जिनमें कि वो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट या लेस कॉस्ट के साथ में अपनी हेल्थ के लिए केयर करवा सकें. हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलते हैं जगह जगह पर. और अगर आपको ज़्यादा इनकम जनरेट करनी है तो आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए. आप लोग क्या सोचते हो कि हायर एजुकेशन लोगे, 12th तक पढ़ोगे, उसके बाद में और हायर एजुकेशन के लिए जाओगे और टेक्निकल ट्रेनिंग लोगे, चाहे मेडिकल की लो और चाहे इंजीनियरिंग की लो. क्यों? कमाई तो 10th पास भी कर लेता है और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कमाई कर लेता है लेबर का काम करके. तो फिर आपको ही क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? क्योंकि उससे आपकी हायर इनकम होती है और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है. जब एक व्यक्ति की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है, एक फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होती है, तो फिर वो उसी कमिंग टर्म्स में वो कंट्री की और स्टेट की और कंट्री की इनकम कहलाती है.
that society also gains in other indirect ways. क्योंकि आपके पास ज़्यादा इनकम होगी तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे, ज़्यादा टैक्स दोगे, और जब ज़्यादा खर्च करोगे तो वो रिटर्न होकर के ज़्यादा आपके पास में ही आने वाला है। जितना आप खर्च करते हो, यानी एक सर्किल चलता है, साइकिल चलता है। आपने जो पैसा आपने कमाया था वो मार्केट में डाल दिया, मार्केट वाले ने फिर ख़रीदा कुछ सामान, उसने भी मार्केट में डाल दिया, और जब ज़्यादा पैसा हो गया तो उसको लेके बैंक में जमा कर दिया, और बैंक ने फिर उसको आगे हायर डेवलपमेंट में कंट्री ने उसको यूटिलाइज कर लिया, और आपको इंटरेस्ट के रूप में उस पैसे का आपको गिफ्ट दिया, रिटर्न दिया, कि आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, कि 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, कि 14% इंटरेस्ट मिल रहा है, डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको मिलता है। तो वो इसी तरह से करके आपके पास में फिर रिटर्न आ जाता है, और फिर आप उसको खर्चा कर देते हो। ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। अगर हम कहें कि बाकी के रिसोर्सेज भी तो हैं, उनकी भी तो हमारा प्रोडक्शन में काम में आता है, हाँ आता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है, ह्यूमन कैपिटल जो है, वो सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि जब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी, जब तक कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, जब तक पीपल एज रिसोर्स नहीं होंगे, तब तक कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती। क्योंकि उन नेचुरल रिसोर्सेज को, जो भी दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज कौन करता है? केवल आदमी ही, इंसान ही उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसके पास में नॉलेज है, उसके पास में ज्ञान है, और उसके पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। आप सोच के देखिए, एक पेड़ खुद को खुद नहीं यूज़ कर सकता फर्नीचर बनाने के लिए, एक इंसान ही उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ कर सकता है। लैंड पड़ी है, उसको लैंड खुद ही कल्टीवेट नहीं कर सकती है, उसके लिए इंसानों को की ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर मैनी डिकेड्स इंडिया was backward. A large population was considered as liability, but now it is not like that. It is considered as asset. तो बड़ी पॉपुलेशन होने का फ़ायदा भी है कि एक एसेट है, पढ़ी लिखी और हेल्दी पॉपुलेशन है हमारे पास में, एंड इट इज़ नॉट ए बर्डन। अगर ये एक लाइबिलिटी होती तो एक बर्डन भी होता है कि इतने लोगों के लिए हमें खर्चा करना है, इतने लोगों की देखभाल करनी है, उनकी हेल्थ के लिए केयर करनी है। और अब जो क्योंकि पढ़ी लिखी है और स्किल्ड है पॉपुलेशन, तो वो नहीं हो पाएगी। इसमें आपको शकल और विलास की 2 स्टोरीज दी गई हैं बुक में, उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में इसमें आएगा। अगर आपको और भी इसमें डिटेल में पूछना है शकल और विलास की स्टोरी में, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। Now, another point is there, countries like Japan have invested in human resource. उनके पास में नेचुरल रिसोर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, माइंस और ये सब चीज़ें उनके पास में नहीं थी। तो फिर वो इतने डेवलप्ड कंट्री कैसे बने? क्योंकि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जो था वो ह्यूमन रिसोर्स में किया। उनके पास में जो कुछ नहीं था, पर जो था उसका उन्होंने मैक्सिमम यूज़ किया। यानी नहीं था उसके लिए बैठकर रोए नहीं कि ये तो हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे करें, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। उनके पास जो था उसका उन्होंने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया, एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज द rich and developed countries. And now next topic comes, that is economic activity by men and women. We will study in the next video, because this video is going to be very large and it will time consuming. So we will meet again with the next video and with the topic economic activities by men and women. Thank you. We'll meet again with the concluding part of the chapter.